हेलो दोस्तों, मेरा नाम हीरोकपाल है और मैं आपका होस्ट हूँ इस प्यारे से धारावाहिक का, जिसको मैंने फ़िलहाल के लिए टेम्प्ररी नाम दिया है। वो है स्ट्रीमिंग स्टोरीज़ विद हिस्सा घर। तो अगर आप कहानी सुनते हुए नींद की दुनिया में जाना चाहते हैं तो बस बिल्कुल सही जगह आ गए हैं आप। आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए और सुनिए ये खूबसूरत सी कहानी मेरी यानी हीरोकपाल की ज़ुबानी। और आज की कहानी का नाम है बारिश, जिसको लिखा है प्रयाग शुक्ला ने। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं और आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा अपडेट है। तो जुड़े रहिए, कहानी सुनिए और आखिर में मैं आपको अपडेट दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी प्रयाग शुक्ला की, नाम बारिश। बारिश कल रात से ही शुरू हुई थी। उसकी आवाज़ सुनते हुए कब सो गया था पता नहीं। सुबह जब नींद खुली तो सुबह जैसी नहीं लगी, हल्का सा अंधियारा था बारिश और बादलों के कारण। घड़ी देखी तो 7:30 बज चुके थे। थोड़ी देर तक आलस्य से साही बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर उठा, कमरे में एक निगाह डाली। इस पुराने होटल के इस कमरे का टेबल के साथ लगा हुआ पुराना आईना और धुंधला मालूम पड़ा। एक और मेरा सूटकेस रखा था। कल का अखबार फर्श पर पड़ा था। बिस्तर के साथ रखी हुई मेज़ पर एशट्रे में सिगरेट के कई टुकड़े पड़े थे। पानी के गिलास और जग थे। रिसेप्शन तक जाकर चाय के लिए कह आया था। मैं इस अर्ध पहाड़ी शहर में परसों सुबह पहुंचा था। अर्ध पहाड़ी इस मामले में कि शहर का एक बड़ा हिस्सा मैदानी सा था, गर्मियों में भी कुछ गर्म ही रहने वाला। पर यहाँ से बस से आधे घंटे के रास्ते में ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते थे। मौसम बदल जाता था। परसों ही शाम को मेरे दोस्त के बेटे की शादी थी। उसी में शरीक होने आया था। बारात कल दोपहर को ही वापस चली गई थी। मैं रुक गया था। मेरे दोस्त के कुछ संबंधी और दोस्त इस शहर में ही थे। मेरे दोस्त ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। फिर यहाँ के अपने एक दोस्त को हिदायत दी थी कि वह मुझे आसपास की देखने लायक जगहों में घुमा दे, और मुझसे कहा था, शनिवार रविवार को तुम्हारी छुट्टी है ही, तुम्हारा मन तो हो तो रुक जाओ, कुछ घूम घाम आना। मैं रुक गया था। दरअसल यहाँ आते हुए मैंने ही अपने दोस्त से बातचीत के बीच कहा था, सुना है इस शहर के आसपास कुछ मनोरम जगहें हैं। मौका लगा तो एक आधा दिन रुक कर थोड़ा घूम लूँगा। शायद वही बात उसके मन में अटकी रह गई थी। रुका मैं इसलिए भी था कि दिल्ली से बाहर निकलने के मौके अब कम ही आते हैं, जबकि इस शहर से निजात पाने की भले ही कुछ दिनों के लिए एक दबी हुई इच्छा मन में रहती है। दिल्ली में अब शोर और धुएं का और तरह तरह की समस्याओं का हाल भला कौन नहीं जानता। सब ना भी जानते हों तो भुक्त भोगी तो जानते ही हैं। कल शाम को मेरे दोस्त के इस शहर के ख़ास दोस्त कमरे में आए हुए थे। नाम है प्रमोद। प्रमोद के साथ उनके एक और दोस्त थे, सुधांशु।
उन लोगों ने मुझसे कहा था, चलिए आपको एक झरना दिखा लाते हैं। आसपास काफ़ी हरियाली भी है, 10 ही किलोमीटर पर है। पर मैं ही टाल गया। यात्रा और शादी ब्याह के मौक़ों वाली थकावट थी। यह तय हुआ कि कल यानी आज हम लोग सुबह 10 बजे निकल पड़ेंगे और देखने वाली जगहों को देखने के बाद रात तक लौट आएंगे। फिर हम लोगों ने थोड़ी रम मंगाई थी। उसे पीते हुए बातें करते थे, बैठे रहते थे। अच्छा ही लगा था। कुछ इस शहर की बातें हुई। हम लोगों ने बातों ही बातों में एक दूसरे की मातृभूमि जानी थी। थोड़ी ही देर में पुराने परिचितों की तरह लगने लगे थे। सुधांशु ने इस होटल का कुछ इतिहास भी बताया था, यही कि यह अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना होटल था। बहुत सा फर्नीचर भी तब का ही है। पहले एक सिंधी इसे चलाते थे, फिर कई मालिक बदले। एक ज़माने में यह जगह कुछ एकांत मानी जाती थी। हनीमून वाले जोड़े भी यहाँ ठहरते थे। पर धीरे धीरे बस्ती बढ़ती गई। पहले कुछ मकान बने, फिर बना एक बाज़ार, और अब की हालत आप देख ही रहे हैं। ये लगभग बीच शहर में आ गया है। मैंने तो निरंजन बाबू, मेरे दोस्त जिनके बेटे के विवाह पर मैं यहाँ आया था, को यही सलाह दी थी कि बारातियों को ऊपर के रेस्ट हाउस और ऊपर के ही होटल नीलांचल में ठहराएं। पर बाद में यही तय पाया गया कि शहर में ही ठहरने में सबको सुविधा रहेगी। ऊपर के लिए थोड़ी चढ़ाई भी पड़ती, आने जाने का झंझट भी रहता। तो अब इस होटल में हनीमून वाले जोड़े नहीं ठहरते? मैंने सहसा ही पूछा था, बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए। इस पर प्रमोद और सुधांशु दोनों हंस पड़े थे। सुधांशु ने कहा था, ठहरते तो अभी भी हैं, पर ज़रा कम। रोमांटिक मूड के लिए रोमांटिक जगह भी तो चाहिए। वैसे भी जो जोड़े इस शहर में ठहरते भी हैं, वह तो बस ऊपर के पहाड़ों की ओर आते जाते हुए ही एक आधे दिन के लिए, ज़्यादा तो अब ऊपर नीलांचल में ठहरते हैं। यहाँ तो अब छोटे मोटे बिजनेसमैन, कंपनियों के एग्जीक्यूटिव भी प्राय ठहरते हैं, जिनका काम यहाँ शहर में ही एक आधे दिन का होता है। फिर चर्चा इस पर चल पड़ी थी कि कैसे हनीमूनिंग का चलन हमारे यहाँ बढ़ता गया है। खाते पीते मध्य वर्गीय परिवार में भी। हमारे ज़माने में यह चलन इतना कहाँ था। मानो मैंने चौंक कर पहचाना था कि कमरे में बैठे हुए हम तीनों ही तो 50 के आसपास होंगे। हमारी शादी वाली उम्र में सचमुच कहाँ था इतना चलन। फिर जिसका जिक्र भी हुआ था कि निरंजन बाबू का बेटा और बहू भी तो दिल्ली लौटकर हनीमून के लिए काठमांडू जाने वाले हैं। इसी तरह की और भी बहुतेरी बातें हमने की थी। मसलन ये कि किस तरह सभी शहरों में भीड़ और समस्याएं बढ़ती जा रही है। पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी शहरों में भी सहसा सुन पड़ी थी बादलों की गड़गड़ाहट। प्रमोद उठकर बरामदे में जायज़ा लेने गए थे मौसम का। लौटकर बोले थे, सुधांशु अब हमें उठना पड़ेगा दोस्त, लगता है तेज़ बारिश आने वाली है। वह दोनों अपने 2 पहिया स्कूटर पर आए थे। थोड़ी ही देर में वह लोग चले गए थे। प्रमोद ने कहा था, सोचा तो था कि हम आपको घुमाकर घर ले जाएंगे, वहीं आप भोजन करते, पर आपने तो हमें ही अपना मेहमान बना लिया। वैसे बहुत अच्छा लगा, पर कल रात का भोजन हमारे साथ ही करिएगा। घूम घाम कर हम लोग 6-7 बजे शाम तक आ ही जाएंगे। यहाँ आपको और करना भी क्या है। सुबह डीलक्स बस 7 बजे की है, हम लोग आपको बैठा देंगे। मैंने कहा था, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, बस अड्डा तो बिल्कुल पास ही है। बुकिंग कल
कर ही लेंगे। उन लोगों के चले जाने के बाद खाने की इच्छा नहीं हुई। रम के साथ ही अंडे की भुर्जी, पनीर के पकौड़े, सलाद, नमकीन आदि हम लोग खाते ही रहे थे। उन लोगों को गए हुए 15-20 मिनट हुए होंगे कि तेज़ बारिश आ गई थी। मैं थोड़ी देर तक ना जाने क्या सोचता हुआ बिस्तर पर बैठा रहा, फिर उठकर बरामदे में आया था। थोड़ी देर पहले तक कहीं पास से एक फिल्मी गीत के बजने की आवाज़ आ रही थी, जो अपनी धुन के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, पर था अत्यंत भोंडा और फूहड़। अच्छा हुआ कि वह और दूसरे गला फाड़ गीत बजने बंद हो चुके थे। बौछार तेज थी। मैं दरवाजे के साथ वाली दीवार से सट कर खड़ा हो गया था। पांव तक कुछ बूंदें वहाँ भी आ रही थी। एक अंधियारा सा फैल गया था। बरामदे के दूसरे छोर पर ज़रूर कुछ ज़्यादा उजाला था, जहाँ रिसेप्शन वाले कमरे में टीवी रखा था। होटल के बेरे वहीं बैठे टीवी देख रहे थे। सहसा बरामदे के हल्के प्रकाश में एक जोड़ा भीगा हुआ सा आता दिखाई पड़ा। मेरे कमरे से 3-4 कमरे वाली दूरी पर खड़ा था। पुरुष अपने कमरे का ताला खोलने लगा तो मानो पलक झपकते ही खुल गया। कोई 30 वर्ष की स्त्री जो सलवार कमीज पहने थी और जिसने दुपट्टा इस वक्त सर पर भी ले रखा था, उसके पीछे चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा। पुरुष और स्त्री ने एक उड़ती हुई सी निगाह मुझ पर डाली थी। बारिश की बौछार के बीच इस तरह मुझे खड़े देखकर उन्होंने क्या सोचा होगा, यही सोचता हुआ सा मैं कमरे में आ गया। चिटकनी लगाकर बिस्तर पर लेट गया। हल्का वाला बल्ब जलता रहने दिया। लेटते हुए सोचने लगा, स्त्री की उपस्थिति हर चीज़ को कितना बदल देती है। हम किसी से परिचित हो चाहे नहीं, स्त्री की उपस्थिति मात्र भली लगती है, हमें आश्वस्त सा करती है। फिर मन ही मन उन पर तरस सा खाने लगा, जो स्त्री को देखते ही कुछ उच्छृंखल होते हैं। इस वक्त तो हमारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रम में हद ही कर दी है। स्त्री देह को केवल प्रदर्शन वाली वस्तु मान लिया गया है। स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। मानवीय संबंध में गहरे राग की बात हम क्या भूलते ही जा रहे हैं। फूल, पत्तों, हवा, पानी के मम्र को भी हम कितना याद करते हैं। बारिश को ही लीजिए, क्या अब कोई कान लगाकर बारिश की आवाज़ सुनता है? बारिश बारिश वह बरस रही है। स्वयं मैं ही बारिश को इस तरह कितने दिनों बाद देख सुन पा रहा हूँ। बारिश को हवा तेज़ है। होटल के पास के इक्का दुक्का पेड़ हवा में सरसरा रहे हैं। सहसा बचपन में अपने गांव की बारिश याद आई। फिर ना जाने कहाँ से कुछ वर्ष पहले की अपनी टेढ़े दिन की एक ट्रेन यात्रा की बात याद आई। वह मानो बारिश के बीच ही पूरी हुई थी। सबने कांच और लोहे वाले दोनों ही खिड़कियां बंद कर रखी थी। इक्का दुक्का लोग ने ही कांच वाली खिड़की गिरा रखी। तेज़ बौछार के बीच बाहर का सब कुछ धुंधला सा दिखता था। खेत, घर, मकान, गांव, शहर, नदी, नाले सब। सहसा मैं उठ बैठा। उठकर आईने के पास गया। उसके पुरानेपन का आलम यह था कि उसमें हर अक्स भी कुछ धुंधला सा ही दिखता था। फिर इस वक्त तो कमरे में प्रकाश भी बहुत कम था। बाहर बारिश लगातार पड़ रही थी। बीच में कभी कुछ धीमी होती, फिर ज़ोर पकड़ लेती। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेला होने का एहसास हुआ। कमरे में ज़्यादा सामान तो था नहीं। अपने पुरानेपन में वह कुछ वीराना सा भी लगा। इस शहर में
अपने रुक जाने के निर्णय पर कुछ अचरज सा हुआ। बारात वाली बसों मोटरों से लौट गया होता तो मैं इस वक्त दिल्ली में होता। दिल्ली से यह जगह 7-8 घंटे के रास्ते पर है, पर इस वक्त मैंने अपने को दिल्ली से ही नहीं कहीं से भी बहुत दूर अनुभव किया। क्या यह भी इस घनघोर बारिश का ही कमाल है? थोड़ी देर के लिए एक तरह के अकेलेपन ने फिर मुझे जकड़ लिया। मैंने जैसे प्रयत्न करके अपने को भरोसा दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस जोड़े की याद की जो बरामदे में दिखा था, क्या वह लोग हनीमून के लिए आए हैं? क्या पता। अब तो कुछ लोग विवाह करते ही 30-35 की आयु में हैं। रिसेप्शन वाले कमरे में टीवी को घेर कर बैठे हुए लोगों की याद की, निरंजन के दोस्त प्रमोद की, सुधांशु की। वह लोग कल सुबह मिलने आने वाले ही हैं। वह तो इस शहर में ही है, मैं अकेला कहाँ हूँ। बारिश है। परिचय की एक कड़ी भी ऐसी किसी स्थिति में राहत पहुँचाती है। मैंने इस बात को इस तरह सोचा मानो जीवन समाज संबंधी कोई गहरा सूत्र हाथ में लग गया हो। मैं सहसा मुस्कुरा उठा, पर अगले ही क्षण सोचने लगा कि वास्तव में ऐसा ही तो है। मानो कि यह सोच मेरी कोई नई खोज नहीं है, पर इस वक्त तो यह बात मेरे लिए कितनी नई और गहरी है। सहसा बारिश के मौसम में की गई उस ट्रेन यात्रा की याद फिर आ गई। उस ट्रेन में घटी हुई एक घटना की भी। क्या वह घटना थी? हाँ, उस समय के लिए तो वह घटना ही थी। क्या यह भी सच नहीं कि ऐसी तमाम छोटी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में लगातार घटती रहती है, जिन्हें हम भूल जाते हैं, पर जिस वक्त वह घटती है हमें छोटी मोटी घटना ही तो लग रही होती है। और उस वक्त भी क्या वह एक घटना ही नहीं लगती जब सहसा वर्षों बाद किसी प्रसंग में याद आ जाती है, जैसे कि अब याद आ गई है उस घटना को लेके। डिब्बे की जिस निचली बर्थ पर मैं था, उसी के ठीक सामने वाली बर्थ उनकी थी। क्या नाम था? शायद मालती या मोहिनी। चेहरा भी अब कहाँ याद है, पर उसमें कुछ भी विचित्र नहीं कि उनकी याद है, कुछ उसी तरह से जैसे कि बारिश को हम अंधेरे में देख नहीं पाते, पर जानते हैं कि बारिश हो रही है। मैं अपनी ही उस उपमा पर चौंक कर खुश हुआ। तब मैं 40 का रहा होगा। नहीं, किसी आकर्षण सम्मोहन वाली बात मत सोच बैठिए। फिर वही बात दोहराता हूँ कि स्त्री की उपस्थिति मात्र भली लगती है। अब 1.5 दिन की यात्रा में हम 1.5 दिन के पड़ोसी तो बन ही गए। वह बहुत सलीके वाली थी। एक मुखारता भी उनमें थी। बड़े सहज रूप से वह सह यात्रियों के साथ पेश आ रही थी। होगी कोई 35-40 के बीच की ही। जो भी चर्चा चलती उनमें हिस्सा ले रही थी और अपनी ओर से बराबर शालीन ढंग से पते की बातें जोड़ रही थी। जैसा कि होता है, सह यात्रियों के मन में उनके प्रति एक सम्मान भाव जाग गया था। बीच में कुछ घंटों के लिए ऐसा हुआ कि केटरिंग वाले ने ना जाने कहाँ गायब हो गए। कोई बड़ा स्टेशन भी नहीं आया जिसके छतदार प्लेटफॉर्म पर से खाने पीने की चीज़ ली जा सके। जब एक स्टेशन ऐसा आया भी तो हमारा डिब्बा प्लेटफॉर्म की छत से बाहर ही रहा। वह 3-4 बार चाय या कॉफ़ी पीने की इच्छा प्रकट कर चुकी थी। उनके पास थर्मस भी था।
जब ये स्टेशन आया तो मैंने उनसे कहा कि दीजिए मैं जाकर चाय ले आता हूँ, इस वक्त बूंदाबांदी भारी है। उन्होंने कहा भी कि बारिश में कहाँ जाएंगे, आपको परेशानी हो, पर मेरे आग्रह करने पर मान गई। चाय वाला स्टॉल कुछ दूर था। मैं काफ़ी तेज़ कदम से गया, पर लौटते हुए बारिश इतनी तेज़ हो गई कि ना तो भागते बनता था, फिसलने का डर था, और ना सादे कदमों से चला जा सकता था। बहरहाल कुछ तेज कुछ सादे कदम रखते हुए मैं डब्बे के बीच अपना डब्बा खोजता हुआ डिब्बे तक पहुंच ही गया, पर पूरा भीग गया था। गाड़ी बस छूटने ही वाली थी। उन्होंने मेरी ओर देखा, पहले तो आंखों में ही माफ़ी सी मांगी, फिर बोले, अरे आप तो पूरे भीग गए। थोड़ी देर असमंजस में रही कि क्या कहें, फिर कहा, आपको अब चाय पीनी ही पड़ेगी। इस वक्त तो आपको चाय की भी ज़रूरत है, पर पहले अपने आप को सुखा लीजिए। मैंने बैग से तौलिया निकाल लिया था, एक शर्ट भी टटोल ली थी। बाथरूम में जाकर बदन पोंछकर शर्ट बदली, पैंट के नीचे हिस्से का पानी निचोड़ा, बालों को जमाया, बाहर आया। मेरे बैठते ही उन्होंने गिलास में चाय बढ़ाई। जाहिर है कि मैं मना नहीं कर सकता था। उस वक्त वह गर्म चाय बहुत अच्छी भी लगी। कांच की खिड़की के बाहर दौड़ती हुई बारिश को देखते हुए चाय पीने लगा। फिर सह यात्रियों की किसी चर्चा में भी शरीक हो गया था। वह ना जाने अब कहाँ होंगी। किसी संयोग से हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए। जाहिर है कि हम सारा वक्त अपने सगों और मित्रों के साथ तो रहते नहीं हैं। कितने ही लोग, स्मृतियाँ, घटनाएं, प्रसंग, चीज़ें हमें अपने से जोड़े रहते हैं और हम उन्हें अपने से। और प्रकृति की भी कितनी ही चीज़ें हमारे लिए क्या क्या लौटा लाती हैं और कैसे हमें आगे को सरका भी देती हैं, हमें यानी हमारे जीवन को। अब बारिश को ही ले लीजिए। क्या कभी कभी हमें किसी बारिश में किसी और बारिश की याद नहीं आती? क्या वह अपने आप में भी हमारा साथ एक ख़ास तरह से नहीं देती? जैसे कि मेरे लिए ये बारिश इस वक्त, इस रात, वही बारिश जो थोड़ी देर पहले मुझे अकेला सा किए दे रही थी। मैंने यही तो सोचा था कल रात, और सिगरेट सुलगाकर बारिश की कभी धीमी होती कभी तेज़ होती आवाज़ सुनता रहा, फिर सिगरेट बुझाकर ना जाने कब सो गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बारिश। जिन्होंने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया, उनका भी दिल से शुक्रिया। आप लोग किस्सा घर को प्यार देते रहिए, हम काम करते रहेंगे, हम एंटरटेन करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए मैं आप सभी को कह रहा था कि आप रुकिए, खैर आप लोग रुके नहीं, कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अगले हफ्ते बहुत ही कमाल के स्टोरी टेलर आने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और बहुत जल्द आपके साथ ये सारी अपडेट शेयर की जाएगी। किस्सा घर को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से फॉलो करवाइए, क्योंकि बताइए कहानियाँ मज़ेदार हैं इस घर में, क्योंकि ये किस्सा घर है। चलिए, शुभ रात्रि, आराम से सोइए, मज़ेदार तरीके से सोइए, कहानियाँ पढ़िए, कहानियाँ लिखिए, कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि ये दुनिया परमाणुओं से नहीं बनी, ये दुनिया कहानियों से बनी है। गुड नाइट एवरीवन।